Assalamualaikum everyone. Today we are starting chapter number 6 and that is about process synchronization. Previously we have talked about CPU scheduling. I hope you have gone through the slides and the material which was related to it. This is one of the most important domains of operating system. So let's see how it proceeds. So first of all we'll talk about the outline. So outline में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें या क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे and then we'll talk about the various details and the material which is related to it. सबसे पहले we'll talk about the synchronization problems कि क्या issues आते हैं synchronization के और किस तरह से उन issues को हम नाम देते हैं और किस तरह से उनको solve करेंगे. So first of all they are named as race conditions, critical section problem और एक और problem है जिससे आप already familiar भी हैं and that is producer consumer problem. So we'll start our discussion with this specific problem as you're already familiar with it. जब हमने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का यूनिट किया था तो वहाँ पे आई टोल्ड यू कि लेटर ऑन वील जस्ट टॉक अबाउट इट लॉट एंड देन हम उसका एक सोल्यूशन भी डिवाइस करेंगे. सो हियर वील टॉक अबाउट द पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि किस तरह का स्पेसिफिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू सिंक्रोनाइजेशन आता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर में. एंड देन आवर फोकस विल बी ऑन द सॉल्यूशंस एज वेल कि हमारे पास जब कोई इस तरह के इश्यूज आते हैं सिंक्रोनाइजेशन रिलेटेड तो उनको सॉल्व किस तरह करते हैं. So basically we'll start our definition with the overall issue कि ये issue होता क्या है synchronization का और क्यों processes इस तरह के जो भी issues हैं उनसे गुजरते हैं and how to solve them. These are the various objectives जो कि outline से ही relate कर रहे हैं and then we'll talk about the objectives overall फिर हम इन objectives को achieve करने की कोशिश करेंगे. Let's have a little background कि हमारे जो processes हैं उनको हमने ऑलरेडी देखा है कि वो इंडिपेंडेंट नेचर के भी हो सकते हैं और कोऑपरेटिव नेचर के भी हो सकते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक कि किस तरह से हम प्रोसेसेस को इंडिपेंडेंट बोलते हैं या फिर किस तरह से प्रोसेसेस को कोऑपरेटिव बोलते हैं. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल और उस एग्जांपल से हम इसको विल ट्राई टू एलैबोरेट एंड विल ट्राई टू हैव अ लुक कि कैसे आपके प्रोसेसेस डिफरेंट नेचर के हो सकते हैं. लेट्स से आई हैव अ प्रोसेस P1 ओवर हेयर और दूसरा जो मेरा प्रोसेस है वो P2 है और दोनों प्रोसेसेस लेट्स से आपकी जो पहली टाइप है दैट इज इंडिपेंडेंट टाइप उस तरह के प्रोसेसेस हैं और इन दोनों का आपस में देयर इज नो कनेक्शन एंड देयर इज नो डेटा शेयरिंग अमंग दैम. हम इसकी एग्जांपल में एक आपके सिंपल ब्राउजर की एग्जांपल ले लेते हैं जो आपकी ब्राउजर विंडो होती है या जो आपका ब्राउजर है हाउ टू एक्सप्लोर दैट एंड हाउ टू एक्चुअली वर्क इन दैट. तो अगर आपने नोटिस किया हो तो मल्टीपल टैब्स आर ओपन्ड in that browser window. ये आपका सपोज टैब 1 है, ये 2 है, 3 एंड देन फर्दर टैब्स आपने ओपन किया हुआ है. नाउ एवरी टैब और एवरी विंडो ऑफ योर ब्राउजर इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक वेब लिंक और वो उसी वेब लिंक के ऊपर इट इज रोटेटेड और इट इज राउटेड. इसी तरह से सेकंड है उसका अपना लिंक होगा, थर्ड लिंक है या टैब है उसका अपना कोई भी रूट होगा या फिर उसका अपना जो भी लिंक है उससे वो रिलेटेड होगा. So therefore, this link 1 is not dependent on link number 2 or this tab window is not related or linked to tab number 2. तो आपका जो ब्राउजर की टैब्स हैं वो स्पेसिफिकली एक एक टैब अपना अपना काम कर रहा है और उसकी जो भी इंटरफेरेंस है डेटा की दैट नेवर टेक्स प्लेस. और जो डेटा शेयर हो रहा है वो भी कोई इस तरह के एनवायरनमेंट में कोई भी इस तरह का डेटा शेयर नहीं हो रहा. इस तरह के प्रोसेसेस को where no data sharing is happening उसको कहते हैं that is independent setup of processes. ये ऑलरेडी हमने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में काफी डिटेल में किया भी था. Now we'll talk about the other type that is the cooperative or cooperating processes. यहाँ पे आपका जो सबसे बड़ा फोकस है या सबसे मेन फोकस है दैट इज अबाउट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द शेयरिंग ऑफ डेटा. लेट्स से वी हैव टू प्रोसेसेस और ये एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम है या कोई एयरलाइन सपोज रिजर्वेशन सिस्टम है एंड देन उसके मल्टीपल प्रोसेसेस हैं जो कि इनिशिएट हुए हुए. देन दिस सिस्टम इज एक्चुअली केटरिंग द नीड ऑफ मल्टीपल पैसेंजर्स. लेट्स से ये वाला जो प्रोसेस है ये किसी पैसेंजर ने इनिशिएट किया और वहां पे उसने अपनी सारी जो डिटेल्स हैं वो दे दी. और ये जो P2 है ये आपका प्रोसेस ऐसा है जो कि इंटरनल आपके डेटाबेस का प्रोसेस है जहाँ पे आपके सारे के सारे अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लाइट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स चेक हो रहा है. दैट मीन्स जो आपकी पैसेंजर की डिटेल्स हैं लेट्स से इट इज पैसेंजर डिटेल्स तो वो डिटेल्स दे आर डिपेंडिंग ऑन दिस
अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स और अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट्स। जब तक इन दोनों के दरम्यान में डेटा शेयर नहीं होगा, देयरफॉर यू कैन नॉट कंप्लीट दिस होल थिंकिंग और होल कंप्यूटेशन। तो जहाँ पे ऐसी एनवायरनमेंट हो जहाँ पे आपके प्रोसेसेस दे आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेरी कॉमन बेसिस, ऐसे एनवायरनमेंट और ऐसे सेटअप को कोऑपरेटिव सेटअप बोलते हैं, या फिर दैट इज अ सेटअप वेयर द प्रोसेसेस आर सिंक्रोनाइज्ड in order to share the information and in order to share the data between the processes, और यहाँ पे इन दोनों processes के दरम्यान में data की sharing हो रही है। So we have to worry about such situations. इस तरह की जो situations होती हैं, they may lead to, as I already told you in the interprocess communication, या तो आपका डेटा लूज हो सकता है या फिर आपका डेटा ओवरराइट हो सकता है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपका शेयर्ड या कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट है, एंड देन आपका जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, सो दैट योर डेटा इज available for the changes and it is open for the changes. So there can be many issues which are related to these cooperative processes. So now we have to handle such issues. तो जो issues या जो problems आएंगे यहाँ पे, तो इस यूनिट में we talk about those problems as well, और फिर हम उनके solutions भी देखेंगे कि इस तरह के cooperative setup में जो problems आए तो how to deal with those, और किस तरह से हमने solutions किए हैं या फिर उसके devise किए हुए solutions. With the passage of time or over the time, initially आपके जो solutions थे, जो भी device हुए हुए थे, वो they were based on simple logic. Now they are more complicated as we are moving towards some more real world scenarios. तो हमारे पास जो day to day आपके situations हैं, they need कि हम इस तरह के cooperative process के लिए कोई specific solutions को devise करें. So I have made a specific video for that whole concept कि क्यों हमें process synchronization की requirement होती है। तो let's watch that video first. उसके बाद we'll get back to the discussion और फिर हम discussion को इधर से ही continue करेंगे कि how these things are working and how these things are in place. So let's watch a video first and then we'll get back to the discussion. Welcome to The Explainer. So today, we're jumping into a super important concept in computing, process synchronization. You know, it's kind of like the secret traffic cop that stops our computers from turning into total data chaos. Let's figure out why it's such a big deal. Okay, so to get our heads around this, let's look at the two main ways a computer can tick things off its to-do list. First up, you got serial execution. Just think of it like a single file line. One thing has to finish completely before the next one can even think about starting. Then you've got parallel execution. This is more like having a bunch of checkout mains open at once. Way faster, right? But, and this is a big but, this is exactly where the problems can pop up. All right, so that brings us to our first section, order versus chaos. We're going to see why that simple one-by-one approach, while neat and tidy, just doesn't cut it for the powerful machines we're all using. Yeah, in that serial world, everything is crystal clear. There's zero confusion. It's super straightforward. One process does its thing, finishes completely, and then the next one gets to start. They never overlap, so they literally can't step on each other's toes. And this quote, it just nailed it. An ATM is the perfect real-world example. It's orderly, predictable, you know exactly what's going to happen. But can you imagine if your computer worked that way? You can listen to music while you browse the web? No way. Our modern systems have to do a million things at once. And, well, that's where it gets complicated. So, what happens when those processes aren't in their own little separate bubbles? This is where we hit our first major hurdle. It all starts when processes have to share stuff. Right, so the real headache comes from what are called cooperative processes. This isn't like two people using separate ATMs across town. Nope, these processes are connected. What one does can totally mess up what the other one is doing, all because they're working in the same shared space. And this is how they're connected. They could be using the exact same variables, or sharing a piece of memory, or even both trying to print something at the same time. You see, sharing is super efficient, but it is the absolute root cause of the whole problem we're talking about. And all that sharing leads us directly to the main event, the big problem at the heart of all this, the race condition. This is where the super logical, orderly world of computers can spit out answers that are just flat out wrong. Okay, let's break this down with a classic example. Imagine you have a producer process and a consumer process. The producer's job is to add stuff, and the consumer's job is to take stuff away. And to keep track, they both have to update a shared counter. Let's say that counter starts at 5. So, simple question, right? If you start with 5, add 1, and then take 1 away, what should you end up with?
5? Of course. I mean, logically, that's the only answer. But here's the kicker. Computers don't always agree. And here's why. See, to a computer, a simple little command like add 1 isn't just one step. It's actually 3. First, the computer has to read the current value, 5, and copy it onto a little private scratch pad called a register. Then, on that private scratch pad, it adds 1, so it now thinks 6. And finally, it has to copy that new value back to the shared counter. And guess what? The consumer's subtract 1 operation does the exact same thing, just with its own private scratch pad. All right, now watch closely because this is where the wheels fall off. Let's walk through it. At time t0, the producer reads the counter. Value is 5. Great. At t1, it figures out the new value, 6, on its little private notepad. But, and here's the crucial part, at t2, before it can save that 6, the CPU suddenly switches to the consumer. Now it's the consumer's turn. And what does it do? It also reads the shared counter. And what value does it see? It's still 5, because the producer never got to finish its job. So the consumer does its math and gets 4 on its notepad. Then the CPU flips back. At T5, the producer finally writes its 6 to the counter. The shared value is now 6. But wait, at T7, the consumer gets its turn to write and it just overwrites everything with its result, 4. So what just happened? Because the consumer was the last one to write its number, the final answer is 4. We started with 5, added 1, took away 1, and somehow we ended up with 4. That is just plain wrong, and it's a massive, massive problem. And get this, depending on the random, unpredictable timing of when the CPU switched, the answer could have just as easily been 6 if the producer had been the last one to save its work. Either way, 4 or 6, both are totally wrong. This whole mess, this unpredictable, wrong outcome where different processes are literally racing each other to be the last one to update some shared data, well, that has a name. It's called a race condition. The final result completely depends on who wins that race, and that's the last thing you want when you need correct answers. So this chaos right here, it proves exactly why you can't just let processes run wild and access shared data whenever they feel like it. We absolutely need rules. We need some kind of traffic cop to manage this whole thing and make sure our data stays correct. You know, Okay, fine. So that is about the process synchronization and need for the process synchronization. And there can be many new terms which may actually appear in that video. So we'll talk about all those operations and all those race conditions ahead. And for the particular specific topic, there are materials which are included in the slides as well. So we'll start with the bounded buffer problem. And before moving on to the bounded buffer problem, we have seen why there is a need to have process synchronization between the processes. सो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम को अगर आप लोग रिकैप करें या फिर इसको दोबारा से देखें तो लास्ट टाइम जब हमने डिस्कशन को एंड किया था इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर तो वहाँ पे वी टॉक्ड अबाउट दैट इशू एंड टॉक्ड अबाउट दैट प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉब्लम स्टेटेड दैट कि आपका जो भी प्रोड्यूसर प्रोसेस है जब वो डेटा को प्रोड्यूस कर रहा होता है तो उस डेटा को प्रोड्यूस करने के लिए इट टेक्स अ शेयर्ड स्पेस इन द मेमोरी और जब वो डेटा प्रोड्यूस हो जाता है तो उस डेटा को प्रोड्यूस करने के बाद इट जस्ट गेट्स अवे विद दैट एंड देन उस डेटा की जो भी वर्किंग है या जो भी उसकी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी इट मेंटेन्स एंड इट कीप्स अगर आप यहाँ पे देखें तो देयर इज अ पीस ऑफ कोड रिटन और इस कोड को वन बाय वन गो थ्रू करते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग हियर द कोड इज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टू प्रोसेसेस एक है आपका प्रोड्यूसर प्रोसेस और दूसरा है आपका कंज्यूमर प्रोसेस और यहाँ पे 3 वेरिएबल्स मेंटेन हुए हुए हैं। 2 वेरिएबल्स हैं वो आपके लोकल वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल आपका प्रोड्यूसर प्रोसेस ने मेंटेन किया हुआ है जिसका नाम है इन वेरिएबल और दूसरा लोकल वेरिएबल है आउट का जो कि मेंटेन किया हुआ है कंज्यूमर प्रोसेस ने। इनिशियली बोथ आर इनिशियली इनिशियलाइज्ड टू 0 और दोनों को इनिशियली हमने वैल्यू 0 दी हुई है। दैट मीन्स कि अभी ये बिल्कुल स्टार्ट पोज़ीशन के ऊपर है। अगेन देयर इज़ अ बफर टेकन और एक बफर लिया हुआ है और इस बफर का जो साइज है वो कोई भी बफर साइज या एन से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं राइट नाउ वी हैव बफर साइज 5 विद अस और हमारा जो बफर का साइज है वो क्या है 5 हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर को जब डिस्कस किया था तो हमने उसमें देखा था कि प्रोड्यूसर जो प्रोसेस है उसकी जॉब ये होती है कि वो डेटा को प्रोड्यूस करता है या फिर डेटा को राइट करता है और कंज्यूमर का जो प्रोसेस है वो डेटा को रीड करता है या फिर डेटा को कंज्यूम करता है तो बेसिकली दे आर
read and write operations, and you can say producer or consumer processes. जब एक शेयर्ड मेमोरी लोकेशन है तो वहां पे इसको एक बाउंडेड बफर असाइन होता है और उस बाउंडेड बफर के अंदर इट कीप्स इट्स डेटा और वो डेटा वहां पे रखता जाता है। प्रोड्यूसर प्रोसेस सबसे पहले इसका काम क्या होता है कि वो जो भी आपका बफर गिवन है या फिर जो भी आपको स्पेस एलोकेटेड है इन द मेमोरी वो वहां पे अपने डेटा को राइट करे या फिर प्रोड्यूस करे। ऑन द अदर हैंड जो आपका कंज्यूमर प्रोसेस है उसकी ये जॉब होती है कि वो वहां से उस डेटा को रीड करे या फिर उस डेटा को पिक करे। इस तरह से आपके जो दोनों के दोनों प्रोसेसेस हैं वो आपस में सिंक्रोनाइज हुए हुए होते हैं या फिर वो दोनों आपस में इस तरीके से डेटा को शेयर करें। तो यहाँ पे जो हमारा मेन काम हो रहा है वो क्या है, डेटा की शेयरिंग या शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस डेटा शेयरिंग की वजह से हम ये सारा का सारा सेटअप बना रहे हैं कि हमने एक शेयर्ड मेमोरी एलोकेट की हुई है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर वेरिएबल। एक और वेरिएबल यहाँ पे मेंटेन हुआ हुआ है जिसका नाम है काउंटर वेरिएबल या फिर उसको बोलते हैं शेयर्ड वेरिएबल। इस वेरिएबल का जो रोल है वो ये है कि इट विल कीप द ट्रैक ऑफ ऑल द फील्ड स्पेसेस। जितनी भी स्पेसेस आपकी बफर के अंदर फिल हो जाएंगी ये उसका ट्रैक रखेगा और ये एक्सेसिबल होगा आपके प्रोड्यूसर के लिए भी। आपका जो प्रोड्यूसर है वो भी यहाँ से डेटा को पिक कर सकता है और रीड करेगा और यहाँ से कंज्यूमर भी इधर से इसकी वैल्यू को शेयर कर रहा होगा या फिर रीड कर रहा होगा। So that is the role of these whole variables. Let's get back to the code. हम कोड को रीड करना स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेटमेंट है while true। प्रोड्यूसर के प्रोसेस की एंड से हम पढ़ते हैं कि जो आपका प्रोड्यूसर का प्रोसेस है सबसे पहले इट हैज टू प्रोड्यूस द आइटम्स। तो आइटम्स प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले इट जस्ट एंटर्ड इनटू द लूप। वो लूप के अंदर जो पहली कंडीशन उसको नजर आती है जो कि while से रिलेटेड है यहाँ पे, वहां पे एक चेक दिया हुआ है और चेक क्या है कि while काउंटर इज इक्वल टू बफर साइज। दैट मीन्स कि जहाँ पे आपने ट्रैक रखा हुआ है फील्ड लोकेशंस का, तो अगर वो वाली फील्ड लोकेशन इक्वल हुई आपके बफर साइज से तो इसका क्या मतलब है कि यू हैव टू डू नथिंग, यू हैव टू वेट। यहाँ पे सेमीकोलन एक लूप के एंड पे लगा हुआ है। दैट मीन्स यू हैव टू स्पिन लॉग एंड यू हैव टू स्पिन वेट और बिजी वेट। we'll talk about the types of waiting as well। हम बाद में उनको भी डिस्कस करेंगे बट हेयर यू शुड बी नोइंग कि यहाँ पे वो लूप यहाँ पे कॉन्स्टेंटली इट विल जस्ट कीप ऑन वेटिंग एंड इट विल स्टे इनसाइड इट्स प्लेट्स। अदरवाइज जब ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई या फॉल्स हुई तो वो लूप की जो बॉडी है उसमें एंटर करेगा और लूप के बॉडी में उसे जो पहली स्टेटमेंट मिलती है वो स्टेटमेंट क्या है कि बफर जो हमारा टेकन बफर है जो यहाँ पे ऊपर लिया हुआ है उस बफर की जो लोकेशन है इन वाली जो लोकेशन आपके प्रोड्यूसर के लिए है वहां पे अपने आइटम को प्रोड्यूस करना है। सो दैट मीन्स दैट इज अ नेक्स्ट प्रोड्यूस आइटम। लेट्स से अभी इनिशियली आपकी वैल्यू क्या है, दैट इज 0। तो हमने क्या किया, बफर के 0th लोकेशन पे अपना कोई भी आइटम प्लेस करना है। लेट्स से आई हैव टू राइट हेलो इनसाइड दिस होल स्टेटमेंट। तो मैंने इसको वन बाय वन अपने लोकेशंस को फिल करना है ताकि कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर ले। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब बफर में उसने फिल कर दी अपनी लोकेशन के अंदर जो भी आपका डिजायर्ड डेटा था वहां पे प्रोड्यूस करके, नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इट हैज काउंटर अपडेटेड द वैल्यू और उसने वैल्यू को यहाँ पे अपडेट किया। तो प्रोड्यूसर के साथ एक ऑपरेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और कंज्यूमर के साथ भी एक ऑपरेशन लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि प्रोड्यूसर जब डेटा को प्रोड्यूस करेगा तो वो काउंटर की वैल्यू को अपडेट करेगा। दैट मीन्स कि अभी इसने 1 आइटम प्रोड्यूस किया तो इट विल इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1। अब काउंटर की वैल्यू 1 है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे एक स्पेस आपकी बफर के अंदर वो फिल हो चुकी है एंड नाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो दैट विल एक्चुअली कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल द फील्ड लोकेशंस और ऑल द फील्ड पोजीशंस। तो दैट इज बेसिकली फील्ड लोकेशंस या फिर फील्ड पोजीशंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट के अंदर हमने जो एक फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन हुआ है और उस फॉर्मूला को देख लेते हैं कि वो क्या है। इन इन की वैल्यू क्या थी, दैट वाज 0 और 0 प्लस 1। दैट मीन्स वी आर नाउ अपडेटिंग द काउंटर टू द नेक्स्ट लोकेशन। और जो बफर का साइज है वो राइट नाउ वी हैव 5 बफर साइज। तो 1 mod 5 और रिजल्ट इज 1। इसका ये मतलब है कि जो आपका ये काउंटर है अब इसकी वैल्यू को आप अपडेट करके कौन सी जगह के ऊपर ले आए, इस फर्स्ट लोकेशन पे। तो नाउ इन विल बी 1। तो प्रोड्यूसर ने आपका जो भी डेटा है वो एक प्रोड्यूस कर दिया और वहां पे आपका जो भी इंक्रीमेंट है उसके अपने लोकल वेरिएबल के अंदर भी हो गया और उसके शेयर्ड वेरिएबल के अंदर भी। सो नाउ इट विल कीप मूविंग ऑन और इसी तरह से करते करते ये अपना जो भी डेटा है वो सारा का सारा यहाँ पे प्लेस करेगा।
देन वील मूव टूवर्ड्स, और जो काउंटर की वैल्यू है वो भी साथ साथ में अपडेट होती जाएगी, और लास्ट में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बिकम 5. नाउ व्हाट इज 5 टेलिंग? 5 इज सेइंग कि ये जो 5 लोकेशंस हैं ये सारी की सारी अब आपका जो प्रोड्यूसर प्रोसेस है वो सारी की सारी फिल कर चुका है. लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंज्यूमर कोड. और कंज्यूमर कोड को अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने ट्रू के केस में बॉडी में जो लूप की बॉडी है उसमें एंटर किया, एंड देन अगली स्टेटमेंट जो है वो क्या है कि while counter is not equal to सॉरी while counter equals to 0, दैट टेल्स यू कि अगर आपके काउंटर की वैल्यू 0 हो, फॉर एग्जांपल ये जो इनिशियली वैल्यू थी तो यहाँ से कुछ भी कंज्यूम करने के लिए नहीं था, वी कुड नॉट कंज्यूम एनीथिंग, तो दैट कंज्यूम काउंटर इक्वल 0 इज टेलिंग यू अबाउट द null state or the empty state of your buffer. तो राइट नाउ वी हैव अ सिचुएशन जहाँ पे हम इसको फिल कर चुके हैं और वहां से हमने डेटा को एक एक करके कंज्यूम करना है. देन वील स्टार्ट कंज्यूमिंग द डेटा, और अगला जो आइटम कंज्यूम करना है बफर आउट. अभी आउट की वैल्यू क्या है आपके पास, दैट इज 0. और आउट करने के बाद आपका जो भी आइटम है उसको अगर आप लेंगे तो दैट इज शोइंग कि आपने इसकी वैल्यू को लेट से यहाँ से बफर जो 0 लोकेशन है 0 लोकेशन से आपने इसकी डेटा को पिक किया, और यहाँ पे जब आपने रीड करना स्टार्ट किया तो पहला आइटम जो रीड हुआ दैट इज एज. और उसके बाद आपने जो अगला कोड की स्टेटमेंट है अगर आप उसको देखें तो आउट इक्वल्स आउट प्लस 1 मॉड बफर साइज. तो आउट के लिए अगर आपका वेरिएबल की वैल्यू 0 थी, 0 में 1 को ऐड किया और फिर उसके बाद जो बफर साइज है उससे मॉड किया तो 1 मॉड 5. तो जो आउट की वेरिएबल है अब वो उसका जो पॉइंटर है वो कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट लोकेशन पे. ना फर्स्ट लोकेशन पे इसने इसको रीड किया, फिर अगली सेकंड लोकेशन पे इसने रीड किया, देन इसी तरह से जो अगली लोकेशन है इनको रीड किया. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट इज डूइंग ओवर हियर कि ये जो भी काउंटर की वैल्यू है उसको डिक्रीमेंट करेगा, रादर प्रोड्यूसर उसको इंक्रीमेंट कर रहा था, तो इट विल कीप ऑन डिक्रीमेंटिंग द वैल्यू. और लास्ट में जब वो सारे के सारे आइटम्स को कंज्यूम कर लेगा तो जो इनिशियली आपके जहाँ पे पॉइंटर्स थे दे विल लाई ओवर देयर. तो दैट मीन्स कि हमारे जो भी कंज्यूमर कंज्यूम करता है आइटम तो वो आपका जो काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को रिमूव करता है या उसकी वैल्यू को इट जस्ट डिक्रीमेंट्स द वैल्यू. तो इस तरह से ये अपने जो भी काम है वो सिंक्रोनाइज तरीके से या प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन से कर लेते हैं. बट दैट इज वेरी इजी टू जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट, और ये काफी देखने में इजी लग रहा है, लेकिन इन द केस ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग या इन द केस ऑफ डिफरेंट सिनेरियोज जहाँ पे आपका फोर्सफुली एक प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और दूसरा प्रोसेस आप लेके आते हैं तो वहां पे इट रेजेस अ लॉट ऑफ इश्यूज. नाउ विल सी कि क्या इश्यूज आ सकते हैं और किस तरह से आपका डेटा है वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो नॉर्मल सेटअप है वो इस तरह से होता है जैसे कि हमने कोड के अंदर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट में देखा कि प्रोड्यूसर produces the item, it keeps on updating the counter variable, and the consumer starts consuming the values and the items, and it will decrement the value. एंड पे जो आपका शेयर्ड वेरिएबल है, जो ये शेयर्ड काउंटर है, दैट विल टेल यू अबाउट द ओवरऑल स्टेट ऑफ द शेयर्ड बफर, या फिर जो भी बफर है उसकी शेयर्ड स्टेट बता रहा होता है. सो लेट्स मूव बैकवर्ड्स एंड देन वील जस्ट हैव अ लुक एट आवर स्लाइड्स. हम स्लाइड्स के मटेरियल में देख लेते हैं कि इसके जो इश्यूज हैं वो क्या हो सकते हैं. तो आई होप द कोड इज क्लियर टू यू, और कोड आपको क्लियर हो चुका होगा. So the problem that may occur over here is that कि अगर हमारे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रोसेस दोनों बफर को कंकरेंटली अगर अपडेट करें तो आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो इंटरलीव हो सकती हैं या फिर वो मिक्सअप हो सकती हैं और वो काउंटर की वैल्यू को इफेक्ट कर सकती हैं. नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज द इशू ओवर हियर. जो मेन इशू है वो क्या होगा यहाँ पे और क्या प्रॉब्लम हो सकती है. एज वी हैव सेड कि हमने जब अपनी वैल्यूज को कॉपी किया और जब हमने वैल्यूज को यूज किया तो दिस होल थिंग इज एक्चुअली बेस्ड ऑन सेवरल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, और उन स्टेटमेंट्स को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो प्रोड्यूसर साइड की स्टेटमेंट्स और कंज्यूमर साइड की स्टेटमेंट्स को हम वन बाय वन लिख लेते हैं. जब हमने बफर के अंदर डेटा को कॉपी किया तो बैक एंड पे जो आपकी मशीन लैंग्वेज में इट इज डी कोडेड इनटू सेवरल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. पहली इंस्ट्रक्शन क्या होती है कि सबसे पहले आपके जो भी काउंटर की वैल्यू है उसको रीड करने के लिए वन रजिस्टर इज टेकन, और एक रजिस्टर है उसके अंदर उस काउंटर की वैल्यू को वी रीड फ्रॉम देयर और वहां पे इसको कॉपी करते हैं. देन आपको जैसे पता है कि इंक्रीमेंट आप करते हैं, जो भी वैल्यू आती है उसको, जो भी आपकी बफर की वैल्यू थी, एंड देन लास्ट में अगेन व्हाट यू डू कि जो आपकी काउंटर की वैल्यू आती है
उसको आपने रजिस्टर 1 से यू हैव टू कॉपी दैट वैल्यू। ऑन द अदर हैंड लेट मी राइट द कोड फर्स्ट और उसके बाद लेट मी एक्सप्लेन कि किस तरह से थिंग्स आर वर्किंग। एक और आप रजिस्टर ले लें और यहाँ पे आपका जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, डिक्रीमेंट का होगा और इसके बाद आपका जो स्टेटमेंट है वो मूव करेंगे एंड देन दैट इज काउंटर R2। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे हम देख लेते हैं इनकी वर्किंग को कि जब ये वाला काम हो रहा था कि प्रोड्यूसर आपका प्रोड्यूस कर रहा था या फिर वो कॉपी कर रहा था आपके आइटम्स को, तो बैक एंड पे जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो इस तरह से डिकोड हो रही हैं और इसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। जब प्रोड्यूसर ने डेटा को प्रोड्यूस करना था तो सबसे पहले उसने डेटा प्रोड्यूस करने के बाद जो आपका काउंटर वेरिएबल था उस काउंटर वेरिएबल की लेट्स से स्टार्ट में वैल्यू 0 थी, उस ज़ीरो वैल्यू को उसने कॉपी किया एक लोकल रजिस्टर के अंदर और उस रजिस्टर की वैल्यू को उसने क्या किया, दोबारा से अपग्रेड किया या फिर इंक्रीमेंट किया और जब ये इंक्रीमेंट हो गया, तो इसने इसकी वैल्यू को दोबारा से काउंटर की वैल्यू में या वेरिएबल में पेस्ट कर दिया। तो बेसिकली दैट इज़ द होल साइकिल व्हिच इज़ गोइंग इन द बैकग्राउंड और ये किस लेवल के ऊपर हो रहा है? मशीन लैंग्वेज या फिर मशीन लेवल के ऊपर दिस होल थिंग इज़ वर्किंग। ऑन द अदर हैंड अगर हमने कंज्यूमर साइड का कोड देखना है तो कंज्यूमर साइड में हमने क्या बोला था कि उसने क्या किया, जो भी आपका काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू लेट्स से इट वाज 4 और आपके पास एक लोकल रजिस्टर लेट्स टॉक अबाउट इट एज R2, वहां पे पहले उसकी वैल्यू को कॉपी किया क्योंकि ओरिजिनल काउंटर की वैल्यू एज इट इज डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगी थ्रू रजिस्टर्स। यू विल ट्राई टू एक्सेस एंड यू विल ट्राई टू परफॉर्म चेंजेस इन दैट। और इसने जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो कौन सा करना होता है, दैट इज R2। और R2 की जो फिर वैल्यू है वो आपने किसके अंदर रख दी, काउंटर वेरिएबल के अंदर रख दी। तो दैट इज एक्चुअली शोइंग कि आपका जो भी काम हो रहा है दैट इज विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स और बीच में काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। और इन स्टेप्स के अंदर अगर कोई एक भी स्टेप आपका मिस हो जाएगा तो योर इंफॉर्मेशन विल गेट करप्टेड और इंफॉर्मेशन आपकी इफेक्ट होगी या फिर करप्ट हो जाएगी। हम सिंपल से एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सपोज यूजर ने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी इंफॉर्मेशन ली और उस इंफॉर्मेशन को बिफोर जस्ट कॉपिंग इट टू द main counter variable some context switching happened, तो what will be the effect on that। एक आपका काउंटर वेरिएबल है और उसकी वैल्यू इज 3 और जो प्रोड्यूसर है उस प्रोड्यूसर ने इसकी वैल्यू को अभी एक्सेस किया हुआ है और प्रोड्यूसर प्रोसेस जब एक्सेस करेगा तो उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले काम उसने क्या करना है, कोई भी रजिस्टर लेना है और रजिस्टर में उसकी वैल्यू को कॉपी करना है और क्योंकि ये प्रोड्यूसर है तो इट विल अपडेट द वैल्यू ऑफ दैट प्रोसेस, तो वो इसकी वैल्यू को अपडेट करेगा। नाउ वंस इट हैज अपडेटेड द वैल्यू, ये बैकएंड पे आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है ये वाली इंस्ट्रक्शंस यहाँ तक ये काम अपना कर चुका है, लेकिन बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जहाँ पे आपने इस रिजल्ट को कॉपी करके काउंटर की वैल्यू के अंदर सेंड करना था, देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग केस और यहाँ पे क्या हो जाती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बाद जो आपका रिजल्ट है वो किसको मिल जाता है, या फिर कंट्रोल मिल जाता है कंज्यूमर प्रोसेस को। वो अपनी सारी की सारी चीज़ें परफ़ॉर्म करेगा। नाउ उसकी जो वैल्यू थी, लेट्स से उसकी वैल्यू वाज़ 3 और काउंटर जो है वो उसने 3 से 2 डिक्रीमेंट किया। तो यहाँ पे जो मेन आपका शेयर्ड काउंटर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बिकम 2। लेकिन यहाँ पे उसको होना क्या चाहिए था, द वैल्यू ऑफ काउंटर कुड बी 4 या फिर उसको 4 होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि अब पहले उसको एक्सेस किसने कर लिया, कंज्यूमर प्रोसेस ने। अब जब दोबारा कंट्रोल इसके पास जाएगा तो वो फिर R1 की जो वैल्यू है उसके अंदर पेस्ट करेगा, तो R1 की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, दैट विल बिकम 4। सो द वैल्यू हैड टू बी समथिंग एल्स, लेकिन दोनों प्रोसेस क्योंकि इसको इंटरलिविंग फैशन के अंदर एक्सेस कर रहे हैं तो कोई भी प्रोसेस अपनी जो आपकी वैल्यू है उसको कॉमनली एक्सेस नहीं कर पाएगा और उसकी जो वैल्यू है दैट मे लीड टू some kind of inconsistent value या some kind of value which is not available and which is not accessible for both। और दोनों के लिए ये अब इन्फॉर्मेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। नाउ इफ यू सी तो यहाँ पे इसने 3 को स्किप कर दिया और यहाँ पे इसने जो भी स्टेप्स हैं उनको स्किप कर दिया। तो देयरफॉर द इन्फॉर्मेशन हैज टू बी कंसिस्टेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन द ओवरऑल डेटा कंसिस्टेंसी। So therefore, we actually break down these statements into several steps, लेकिन we ensure कि हमारे ये जो भी steps हो रहे हैं ये proper sequence के अंदर हो रहे हैं, otherwise जो आपके results हैं that will be directly affected um, by the execution of such information in interleaving or mixed fashion।
तो हम लोगों को इस चीज़ को हैंडल करना होता है एंड देन इसकी हैंडलिंग के लिए एज़ आई टोल्ड कि देयर आर मेनी सॉल्यूशंस, तो फिर हम उन सॉल्यूशंस की तरफ जाएँगे। एक और चीज़ जो इसी से लीड करती है और अभी वीडियो में भी हमने देखी थी, दैट इज़ अ न्यू टर्म दैट इज़ अबाउट अ रेस कंडीशन। अब रेस कंडीशन के अंदर क्या इश्यू होता है कि आपके जो प्रोसेसेस हैं, वो सेम शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं और उसी शेयर्ड रिसोर्स से वो डेटा जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। व्हेन दे एक्सेस द सेम शेयर्ड रिसोर्स, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि किसी एक प्रोसेस को वो रिसोर्स पहले मिल जाए और रिजल्ट्स फिर उन्हीं की बेस पे दे आर गेटिंग चेंज्ड। अगर किसी लेटर ऑन किसी प्रोसेस को वो मिलेगा कंट्रोल, तो वो रिजल्ट उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। अब जैसे यहाँ पे देयर इज़ एन एग्जांपल, देयर आर 2 प्रोसेसेस P0 एंड P1 और दोनों ने अपने चाइल्ड प्रोसेसेस को क्रिएट करने के लिए एक फोर्क की कमांड जनरेट की है और फोर्क की कमांड से एज़ यू ऑलरेडी नो कि चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होंगे और लेकिन एज़ दे आर शेयरिंग अ पूल ऑफ योर अवेलेबल आईडीज़, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट अवेलेबल आईडी है 2615, तो P0 उसको एक्सेस करेगा और P1 भी उसी को एक्सेस करेगा। लेकिन ये एट द सेम टाइम है और अगर दोनों प्रोसेसेस को आपने एक्सेस दे दी इस शेयर्ड अवेलेबल आईडी की, तो इन रिजल्ट दे विल क्रिएट सेम टू चाइल्ड प्रोसेसेस ईच ऑफ देयर ओन। P0 का अपना एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा जिसका आईडी क्या है 2615 और P1 का अपना एक चाइल्ड आईडी या चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा विद 2615। And as you already know, no two processes or no two chat processes can have the same process ID or can have the same ID. IDs इनके different होने चाहिए, तो therefore it will just lead to a disaster कि आपके system में एक ID से different processes exist कर रहे हैं, तो that is actually a mismatch and that situation is not desirable. ये ऑलरेडी हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारी इंटरलिविंग एग्जीक्यूशन होगी तो किस तरह से हमारे रिजल्ट्स डिफर करेंगे या फिर किस तरह से हमारे रिजल्ट्स सफर करेंगे। यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। आप इसको खुद से सॉल्व करके देखें कि क्या इफेक्ट आ रहा है और किस तरह से चेंजेस आ रही हैं व्हेन वी आर जस्ट डीलिंग आवर प्रोसेसेस विद रिस्पेक्ट टू द specific interleaving or mixed portion or mixed method. So that is actually the whole crux or the whole thing that we are going to discuss ahead as well. और हम इन race conditions को फिर solve भी करेंगे and then we'll drop certain techniques कि किस तरह से ये race conditions आपकी handle हो सकती हैं. So our next topic will be about the critical section and we'll discuss that next. Till then you have to go through this whole discussion and then if you have any questions, so you have to drop the message. Thank you so much.